So good morning. Very good Good morning, morning. everyone. Thanks for giving me an opportunity to audit your facility. And today is a day wherein I have to record all the points and discuss with you. I have already recorded and I will be discussing one by one. ठीक है? मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करती हूँ, जिनको इंग्लिश नहीं समझता है उसको मैं हिंदी में ट्रांसफर करती हूँ। मैं आपको सबको धन्यवाद देती हूँ कि आपको ऑडिट के दौरान सबने मुझे सपोर्ट किया। मैंने सब प्लांट ऑडिट कर लिया है, सब सब एरिया के मैंने पॉइंट जॉट डाउन किए हैं और आज समय आ गया है कि मैं सब वो पॉइंट वन बाय वन आपके साथ में डिस्कस करूं। अगर आपको कुछ भी पॉइंट में और फर्दर डिस्कशन चाहते हो तो आप वो भी मेरे साथ कर सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हाफ द नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छी तरह आपको समझाऊं कि ऑडिट का महत्व क्या है और हम क्यों हैं यहाँ, और आप लोग भी क्यों हम डेली रूटीन का काम कर रहे हैं। अगर आपको इसका इसके पीछे जो रूट कॉज बोलते हैं ना, जो इसका गांभीर्य, वही पता नहीं चले तो काम करने का कोई भी मतलब नहीं है। बराबर ना? तो हर कोई स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लॉ, रूल्स, रेगुलेशन ये कहता है, ये प्रिंसिपल पे डिपेंड है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। अभी जो रूल्स रेगुलेशंस क्यों बनते हैं? वी हैव टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, लोगों की जान बचाने के लिए। बराबर है, ये रूल्स बनते हैं। अभी आरटीओ रूल्स क्यों बने? राइट? साइरस देसाई का एक्सीडेंट क्यों हो गया? रूल्स थे फिर भी हो गया। बराबर है। तो आईएसओ 13485 स्टैंडर्ड ये कहता है कि मैनेजमेंट ने रिस्क बेस्ड अप्रोच लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क बेस्ड अप्रोच किसको कहते हैं? जब हम रास्ते पे चले जाते हैं स्कूटी लेके, स्कूटर लेके, तो हम हेलमेट पहनते हैं। करेक्ट? अगर बारिश हो रही है तो हम रेनकोट पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं, छाता लेके निकलते हैं बाहर से। तो हम लोगों ने रिस्क पहले से ही आइडेंटिफाई की होती है कि आज बादल गरज रहे हैं, आज बारिश होने वाली है, तो मैं छाता लेके निकलूं, मैं रेनकोट नहीं लेके निकलूं। तो ये इसको कहते हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन। फिर रिस्क इवैल्यूएशन, हम इवैल्यूएट करते हैं कि आज बारिश होगी, कदाचित लगातार भी हो सकती है, 2 दिन भी हो सकती है। करेक्ट? तो हम इवैल्यूएट करते हैं। मिटिगेशन, मिटिगेशन यानी क्या? हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके उसको हम छाता या रेनकोट, स्कूटी स्कूटी पे जाने जाते समय हम लोग हेलमेट पहनते हैं। और भी कोई आरटीओ के रूल्स है कि लेफ्ट या राइट चलाओ तो क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सिग्नल आता है, सिग्नल में इंडिकेटर होता है, राइट? रेड, ग्रीन, ऑरेंज। तो आपको पता है कि ग्रीन यानी आपको जाना है, रेड यानी आपको स्टॉप करना है। तो हर जगह ये रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। सेम आपकी जिंदगी में जब आप जानकारी लेते हो कि एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, गैस जलाया तो चटका नहीं बैठना चाहिए, इसलिए हम दूर से उसको ये करते हैं। बराबर है? तो हर जगह रिस्क होती है। तो जहां हम काम कर रहे हैं, जहां हम मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वहां भी बहुत सारी रिस्क होती है, हर जगह। तो टॉप मैनेजमेंट जो है, जो टॉप मैनेजमेंट लीडरशिप टीम है, उनके प्रति अवेयरनेस प्रोग्राम लाने की बहुत जरूरत है। क्योंकि आपने एम्प्लॉय रखा, काम कराया, काम किया भी, बैचेस बन गए, बैचेस बिक गए, सब कुछ हो गया, पैसा आ गया, लेकिन रिस्क, रिस्क किसने आइडेंटिफाई की है? रिस्क किसने असेस की है, इवेल्युएट किया है, उसको डॉक्यूमेंट किया है? नहीं ना। तो यहाँ ही आपका ऑडिट फेल हो रहा है कि आपका रिस्क असेसमेंट प्लान ही मैं नहीं देख पा रही हूँ कहीं भी। तो रिस्क असेसमेंट ही नहीं है तो मैं आगे जाके मैं क्या करूँ? कि हर जगह आपने रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किए। भले मैंने फैक्ट्री का विजिट किया, अभी जो जो मैंने ऑब्जर्व किया है फुल डे में, ओके, वो पॉइंट्स मैं खाली आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन जहाँ रिस्क बेस्ड अप्रोच ही नहीं है, वहां ही ऑडिट आपका फेल हो रहा है। जो है मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, जो है मैं आपके सामने बात करना चाहती हूँ। तो इसका गांभीर्य, इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसका सीरियसनेस है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। और इसके प्रति जो भी इम्पैक्ट एनालिसिस होगा, इसके बावजूद इम्पैक्ट एनालिसिस आप अगर करना चाहते हो, तो हम लोग रिकमेंडेशन, सजेशन, प्लान आपको दे देंगे, आपको टाइम दे देंगे। 1-2 दिन का काम नहीं, इसको महीनों महीनों लगने वाले हैं।
बराबर ना। तो इसलिए आपका पहले तो एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं एक्सेप्ट करूं, जो हम ऑडिटर कह रहे हैं वो मैं एक्सेप्ट करूं। एक्सेप्टेंस से शुरुआत हुई, बराबर है ना। तो आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये जो ऑडिटर कह रहे हैं वो सही है, और हम मिस्टेक, एडमिट द मिस्टेक्स, और मिस्टेक उसको रिपेयर करने का आपको दे रही है ना मौका ऑडिटर, कि आपको रिकमेंडेशन क्या दे रही है वो भी सुनना चाहिए अपने। अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये गलत है, नहीं मैडम हमने ये किया था लेकिन हमने डॉक्यूमेंट नहीं किया, वहां स्टॉप करो मुझे। फिर क्यों नहीं किया? इसलिए मैं एक प्रोवर्ब आपको लिख के देना चाहती हूँ। डू व्हाट यू से व्हाट यू डू व्हाट यू से व्हाट यू डू, बट प्रूव व्हाट यू डिड एंड व्हाट यू सेड। मैं वापस इसको हिंदी में रिपीट करती हूँ, कोई करेगा मेरे लिए? इसको हिंदी में आप ट्रांसलेट करो कोई तो। करते हो। और जो किया है वो जो लिखा है वही प्रूव करो ऑडिटर के सामने, ठीक है। सो जो करते हो वही लिखो, जो लिखते हो वही करो, और जो करते हो जो लिखते हो वही आप प्रूव करो। सिंपल है। यही जिंदगी का एक मंत्र है, बोलते हैं ना। यही प्रिंसिपल पे आप चलोगे तो आप कहीं भी फेल नहीं होगी। लाइफ में भी, हाँ, लाइफ में भी देखो, आप किसी पे विश्वास रखते हो क्योंकि वो कुछ तो कह रहे हैं, वो सुन रहे हैं, हम लोग उस पे विश्वास रख रहे हैं, बराबर है। और वही विश्वास के साथ हम, हमारे माँ बाप बचपन से सिखाते आते हैं, वो कल्चर में हम लोग पले पड़ते हैं, बराबर है, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं हमारे माँ बाप। एग्जैक्टली, करेक्ट। और वो ट्रस्ट कब प्रूव होता है? एक्सपीरियंस, बराबर है। आज मुझे 33 इयर्स इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। 180 से ज्यादा ऑडिट किए हैं मैंने, 200 से ज्यादा, 35,000 से ऊपर लोगों को ट्रेनिंग दिया है। तो मुझे भी ये एक्सपीरियंस आने को इतने साल लगे, 33 इयर्स। आपके जैसे मैं छोटी थी तभी मैं भी गलतियां करती थी, लेकिन वो गलतियां मैं एक्सेप्ट करती थी। एडमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने एडमिट नहीं किया कि मैं ही सबसे होशियार हूँ, मैं कुछ भी गलती नहीं होती है, मैं करती हूँ वही सब सही है, ऐसे ये इस पे ही जाओगे प्रिंसिपल पे, तो आपकी कभी सुधारना नहीं होगी। तो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, आईएसओ स्टैंडर्ड क्या चाहता है? देयर शुड बी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। आप में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट वो देखना चाहता है ऑडिटर। और एक आधा रेगुलेटरी बॉडी आके ऑडिट करती है, उनको भी आपकी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पे ही भरोसा है। आप कहोगे कि हमारा एक भी कापा नहीं, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, एक भी डेविएशन नहीं, एक भी इंसिडेंट हुआ ही नहीं, जबकि कंपनी हम 15-16 साल से ओपन करके रखी है और कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे कैसे पॉसिबल है? होना है, उसका करेक्शन भी किया है, वो दिखाना जरूरी होता है, बराबर की नहीं। अभी आप सोचो, सिंपल मेंटेनेंस, एक भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ, एक भी मशीन खराब नहीं हुई, ऐसा हुआ क्या? होता है क्या कभी लाइफ में? हम जिंदगी में हमेशा हेडेक होता है, बुखार आता है, कभी कुछ होता ही रहता है लाइफ में। लेकिन उस पे रेमेडी है ना, हम दवाई लेते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ भी बहुत बड़ी बीमारी है तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हम ऑपरेशन करवाते हैं। तो सब पे है ना, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, इवेल्युएशन, मिटिगेशन, फिर कंट्रोल करना। अभी डायबिटीज होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई 3 महीना, 6 महीना, कभी सालों साल दवाई खानी पड़ती है, करती है कि नहीं? इसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट, और उसको आइडेंटिफाई करके उसको कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्लान होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ। ठीक है। अभी मैं आती हूँ, अपने जो पॉइंट्स मैंने जो लिखे हैं वो मैं आपको एक एक पढ़ के सुनाती हूँ, और आपको एग्री या डिसएग्री वो बोलना है। आप एग्री हो तो मैं टिक मार्क करूंगी, आप डिसएग्री हो तो हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। सबसे पहले जब कल मैं एंटर किया प्रीमाइसेस में, आपको बताया मेरा जो अनुभव था, बराबर है। एस्थेटिक लुक नहीं है, लोगों को डिसिप्लिन नहीं है। आप एक्सेप्ट कर रहे हो? लोगों को डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। फ्रॉम द गेट सिक्योरिटी, एंट्री एग्जिट रजिस्टर नहीं था, विजिटर पास मुझे दिया नहीं गया। एक्सेप्ट, एग्री और डिसएग्री? एग्री, राइट। तो ये दोनों चीजें नहीं थी जो आपको करनी है, ठीक है। कैसे करनी है, क्या करनी है, वो मैं सिखाऊंगी आपको। अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो
तो मेरा 2-3 ट्रेनिंग सेशन रखो, या रेमेडिएशन प्लान आप मेरे से लेना चाहते हो, कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी ऑडिटर, मेरी कोई भी जबरदस्ती नहीं है। आप आपके अनुसार आपको जो अच्छा लगता है वैसे करो। मैं क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको बताऊंगी, ठीक है। सेकेंडली, एंट्री एग्जिट रजिस्टर वो आपको परमानेंट रखना है। जो भी आता है ऐरा गैरा नट्टू खैरा, भले ऑडिटर प्राइम मिनिस्टर भी आ गया अपने दरवाजे पे, तो उसकी एंट्री होनी बहुत जरूरी है, डिजिटल। तो हेड काउंट रिकॉर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ईच पर्सन, अभी देखा मैंने, अभी भी किसी का आईडी कार्ड में नहीं देख रही हूँ, तो ईच पर्सन शुड वेयर आइडेंटिटी कार्ड, बराबर है। तो हम लोग जब इंसान जब जन्म होता है इंसान का, तो पहले तो सब ओके, ये सब का मैं, ना ना, ये सबका मैं आपको फोटो दे दूंगी, डोंट वरी, ओके। तो आप खाली अभी अटेंटिव होने से बहुत जरूरी है। आप खुले कान रखो, खुली आंखें रखो जो कह रही है, बराबर। ये पॉइंट्स तो मैं दे दूंगी, उसका कोई भी ये नहीं है, बट आपको समझना, आपको एक्सेप्ट करना, वहां से शुरुआत बहुत इम्पोर्टेंट, फिर आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इम्प्लीमेंट के लिए भी हम लोग डेडलाइन देंगे कि छोटे छोटे पॉइंट है वो तो तुरंत इम्प्लीमेंट होने चाहिए। जिसको टाइम कंज्यूमिंग है उसको डेडलाइन देते हैं, भैया 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो भी है, ठीक है। तो हमारा जो मिटिगेशन रेमेडिएशन प्लान होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट होता है, विथ टाइमलाइंस होता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट था, ईच पर्सन शुड वेयर आइडेंटिटी कार्ड एंड शुड फॉलो डिसिप्लिन थ्रू आउट द कंपनी, ओके। ये अपना घर नहीं कि कैसे भी पैर उठाओ, कहीं भी कैसे भी बैठो, सो, बिछौना रखो, नहीं ना। तो एस्थेटिक लुक, जहाँ जहाँ चीज रखी है वो उसी तरह अच्छी रहनी चाहिए, साफ सुथरी रहनी चाहिए, क्लीनलीनेस, हाइजीन, ये भी मैंने बहुत जगह दे ऑब्जर्व किया है। इट इज नॉट अप टू द मार्क। मैं नहीं कहूंगी कि क्लीनलीनेस था ही नहीं, है, बट नॉट अप टू द मार्क। यानी जो फैक्ट्री मेडिकल डिवाइस और फार्मा स्टैंडर्ड कहते हैं, उस स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है। हर जगह मैंने डस्ट देखी है, हर जगह क्रैक्स देखे हैं, वाटर लीकेजेस देखे हैं, और काफी जगह कारपेट खुला है, बराबर है। तो हर जगह आपको वो मेंटेन करने की जरूरत है। फिर सर्टिफिकेशन आपके मैंने देखे हैं, आपका सर्वेलेंस ऑडिट भी हो गया है, बट वेबसाइट इज नॉट अवेलेबल, विच इज नॉट अ गुड साइन। हम अगर 12 साल से कंपनी चला रहे हैं, तो अपने पास एक वेबसाइट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी को भी हम लोग रेफरेंस देते हैं, तो हमारी वेबसाइट देखो। जब मैं कहती हूँ ना www.rajpharmaelearning.com, आप मेरी वेबसाइट देखो, वो वेबसाइट लाइव होनी चाहिए। आपका वेबसाइट देखा तो परमानेंटली क्लोज्ड आ रहा है, आपका गूगल मैप देखा परमानेंटली क्लोज आ रहा है, विच इज नॉट गुड साइन। मैं सोच रही थी मैं तो ऑडिट करने जा रही हूँ और ये परमानेंटली क्लोज दिखा रहा है फैक्ट्री, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो फोन करके हमने वेरीफाई किया, नहीं, कंपनी स्टिल एक्टिव, बट वहां दिखा रहा है, तो क्यों दिखा रहा है, फाइंड आउट इज द रीजन, ओके। वो बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट होता है। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया इज मोर पावरफुल देन डूअर्स, एक्चुअल हम कर रहे हैं काम, बट वह दिखना भी बहुत जरूरी है ना। तो सोशल मीडिया एक दिखावा होता है लोगों के लिए। जो वेबसाइट है आपका, जैसे आपने कहा इंडिया मार्ट में, ठीक है, आप इंडिया मार्ट में रजिस्टर है, आपको इंक्वायरी आती है, ठीक है, आपको पैसा मिल रहा है, आपको परचेस ऑर्डर मिल रही है, लेकिन ऑडिटर के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है ज्यादा, ताकि आप कैसे मैन्युफैक्चर कर रहे हो, यहाँ कैसे डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है, यहाँ कैसे सब बैचेस बन रही है, बिक रही है, उसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बराबर ना। आप मार्केटिंग और ये आपका वो अलग ये है नजरिया। ऑफ कोर्स व्हेन देयर इज अ डिमांड देयर शुड बी अ सप्लाई, ओके। तो वेबसाइट एक वो है। फिर डॉक्यूमेंट कंट्रोल सिस्टम इज वेरी वेरी पुअर, बराबर। डॉक्यूमेंट जो है उस पे डेट जो लिखा है, रिव्यू पीरियड लिखा है, वो कहीं भी मैच नहीं हो रहा है। एक भी डॉक्यूमेंट आपका मैच नहीं हो रहा है डेट के अनुसार। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं कुछ भी डॉक्यूमेंट अभी तक मांगा है, आपने आधा घंटे से ज्यादा टाइम लगाया है। जब हम लोग यूएसएफडीए यूरोप का ऑडिट करते हैं ना, हम लोग क्लॉक लगाते हैं, टाइमर,
अगर विद इन 5 मिनट्स एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है ना, तो कुछ तो गड़बड़ है, ऑडिटर को सेंस होता है कुछ तो गड़बड़ है। एक तो ये डॉक्यूमेंट बना रहा है कि कुछ तो मैनिपुलेट कर रहा है, या डॉक्यूमेंट है ही नहीं, ये बताना ही नहीं चाहता है। जैसे अभी आपने फ्रैंकली बताया मुझे कि मेडिकल एसओपी है मेडिकल चेकअप की, बट मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं। एक तो आपको सिस्टम, सेंट्रल अर्काइवल और रिट्राइवल सिस्टम ही नहीं है आपके पास, डॉक्यूमेंट कंट्रोल की वो एक जगह पे उसका नंबरिंग, उसको ढूंढना, तो उसको बोलते हैं रिट्रीवल। अर्काइवल रिट्रीवल सिस्टम ही नहीं है। तो डॉक्यूमेंट कंट्रोल सिस्टम जहाँ रोबस्ट हो, स्ट्रांग हो, वहाँ फर्स्ट क्लास में आपका देखो लेवल इतना बढ़ जाएगा। हर चीज के लिए डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हर चीज जो बोलते हो उसका डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ओके, डू व्हाट यू से व्हाट यू डू, बट प्रूव व्हाट यू डिड व्हाट यू सेड। ओके, तो ये हमेशा याद रखो, ये मेरा कान मंत्र है, ये ब्रीद वाक्य बोलते हैं, स्लोगन लिख के सब जगह लगा दो। तो फॉलो तो करना पड़ेगा। उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। यस, तो आपका जो क्वालिटी मैनुअल है, क्वालिटी पॉलिसी आपने लिखी है लेकिन क्वालिटी ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। विदाउट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, विदाउट गोल्स, हम क्या काम कर रहे हैं फिर? क्वालिटी ऑब्जेक्टिव विद अवर अचीवेबल टारगेट, वो होना चाहिए ना। अपने क्वांटिफाई करना चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए कि भैया प्रोडक्शन में हमारा 99% प्रोडक्शन होता है, ये टारगेट है किसी का समझो, और वो अचीव होता है कि नहीं, उसका ट्रैकिंग शीट होना चाहिए कि वो अचीव किया कि नहीं। फिर वो परफॉर्मेंस, अगले साल का परफॉर्मेंस बोनस, आपको प्रमोशन कैसे मिलता है लाइफ में, कि आपने कुछ अचीव किया है, आपको कुछ गोल दिया था, आपको कुछ टारगेट दिया था, उससे ज्यादा आपने अचीव किया, चलो मैं आप अगले साल आपको 5,000 बढ़ाता हूँ। तो परफॉर्मेंस, अचीवर्स, टारगेट, ये सब चीजें है ही नहीं आपकी कंपनी में। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो ही नहीं है, मिसिंग नहीं है, मिसिंग है, सॉरी। फिर अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट, अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट भी नहीं है, क्वालिटी एग्रीमेंट नहीं है, सप्लायर इवैल्यूएशन फॉर्म नहीं है, पीरियोडिक इवैल्यूएशन फॉर्म नहीं, कस्टमर का फीडबैक नहीं है। ये जो बेसिक बेसिक जो चीजें हैं वही नहीं है अपने पास। ऑडिट वहां पर भी फेल होता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर फीडबैक, कस्टमर का क्वालिटी एग्रीमेंट। ओके, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका कस्टमर हैप्पी नहीं है, बराबर है, कस्टमर का फीडबैक लिया हुआ है ही नहीं उधर डॉक्यूमेंट कंट्रोल में, तो आप क्या दिखाओगे? वर्बली नहीं, नहीं, हम तो भेजते हैं बैचेस सब, वो लोग ओके करते हैं, फोन पे बोलते हैं अरे बहुत अच्छा माल है, बहुत क्वालिटी अच्छी है, बहुत टाइम डिलीवरी हो गया है, ये सब नहीं। डॉक्यूमेंट, डू व्हाट यू से व्हाट यू डू, बट प्रूव, अब प्रूव करो। ये मेरा फीडबैक फॉर्म है, ये मेरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ये रिपोर्ट है, ये मेरा एग्रीमेंट है इसके साथ। समझो आपने 4 प्रोसेस आउटसोर्स किया है, जैसे गैमा रेडिएशन आप आउटसोर्स करते हो, थर्ड पार्टी से आप हेवी मेटल टेस्ट करवाते हो, उसका एग्रीमेंट किधर है, उसकी रिपोर्ट किधर है? अप्रूव्ड का वेंडर लिस्ट किधर है आपका? ये मेरे 10 वेंडर है, ये मेरे एक्सिपिएंट है, ये मेरे एक्टिव इंग्रेडिएंट के वेंडर्स है, अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट ही नहीं है आपके पास। ठीक है, फिर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव नहीं, अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट नहीं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं, फिर भी क्वालिटी मैनुअल अच्छा साफ सुथरा लिख के रखा है, तो डाउट आता है ना फिर ऑडिटर को, भैया आपने लिखा तो सही है लेकिन है तो कुछ भी नहीं, इम्प्लीमेंटेशन पे जीरो हो। करेक्ट? एग्री, डिसएग्री, एग्री, डिसएग्री, डिसएग्री, बराबर, डिसएग्री कि एग्री? तो मैं ये भी चेक कर रही हूँ कि आप गुड लिसनर हो कि नहीं, एग्री हो ना? और एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पॉइंट, रिस्क असेसमेंट के बावजूद, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव के बावजूद, डॉक्यूमेंट कंट्रोल के बावजूद, इंटरनल ऑडिट, आपका इंटरनल ऑडिट होना चाहिए इधर। इंटरनल का जो क्यूए पर्सन है उसने ऑडिट करना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी आपके इंटरनल ऑडिट एसओपी में मेंशन की है कि साल में 2 बार इंटरनल ऑडिट होता है, बट किधर है इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट? अभी तक ये 12 साल हो गए, तो कितने रिपोर्ट होनी चाहिए? साल में 2,
मीन्स 12 साल की 24 रिपोर्ट होनी चाहिए। यानी कि इंटरनल ऑडिट हुआ ही नहीं, खाली एसओपी बना के रखी है। इंटरनल ऑडिट के बाद मैनेजमेंट रिव्यू भी साल में 2 बार लिखा है, एमआरएम है ही नहीं उसमें। एक एमआरएम मुझे मिला ड्राफ्ट, उसमें लिखा था कुछ तो कस्टमर फीडबैक का डेडलाइन दिया था, बट कस्टमर फीडबैक ही नहीं, मीन्स इट इज मिसमैचिंग। आपने खाली पेपर बना के रखा है बट एक्चुअल में हुआ ही नहीं। तो टॉप मैनेजमेंट शुड हैव सीरियसनेस। टॉप मैनेजमेंट जब तक इंटरेस्ट नहीं लेता है तो बॉटम लाइन क्यों इंटरेस्ट लेगा? क्योंकि हमें टॉप मैनेजमेंट कोई पड़ी नहीं है। मैनेजमेंट मीटिंग कराओ, इंटरनल ऑडिट कराओ, उन्होंने ध्यान देना चाहिए ना कि साल में 2 बार हम इंटरनल ऑडिट बोलते हैं, साल में 2 बार हम मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग बोलते हैं, तो हुआ कि नहीं हुआ, किधर है रिकॉर्ड, मेरा साइन चाहिए कि नहीं चाहिए, हु इज साइनिंग अथॉरिटी? समझा ना? तो ये सब चीजें सब मिसिंग है आपके पास। एग्री? एग्री? करेक्ट। चेंज कंट्रोल कापा, अभी जो भी हमारे डॉक्यूमेंट चेंज होते हैं, ओके, स्पेसिफिकेशन वही नहीं रह सकते ना, कभी कभी चेंज होते हैं। कुछ कुछ चीजें चेंज होती है, मशीन चेंज होती है, इक्विपमेंट चेंज होता है, कुछ भी चेंज कंट्रोल सिस्टम ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। ब्रेकडाउन, मशीन तो ब्रेकडाउन होती ही है ना, रिपेयर को जाती है आती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड ही नहीं है, ब्रेकडाउन एनालिसिस का रिकॉर्ड ही नहीं है, चेंज कंट्रोल सिस्टम ही नहीं है, कहाँ रिकॉर्ड किया आपने? इसका मतलब है आप, आपके इसमें 12 साल में कुछ भी चेंजेस हुए नहीं। ऐसा हो सकता है? इंसान है, गलतियां होती है, इंसिडेंट होते ही है। वो इंसिडेंट को आप कैसे करेक्टिव एक्शन, कापा करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, वो डॉक्यूमेंट किधर है आपके? कापा है ही नहीं। जी। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, किसी को अवेयरनेस नहीं इस चीज, इस बात का कि ऐसा होना चाहिए। बराबर ना? अगर वो होता, आपको 11-12 साल से किसी ने बोला होता, तो आप कर चुके भी होते अभी तक ये लेवल। बट पता नहीं, किसी ने बताया, प्रीवियस ऑडिटर ने, है कि नहीं है कि ये स्टैंडर्ड है 13485, वो स्टैंडर्ड। आप एक एक क्लॉज पढ़ो, उसमें 8 क्लॉजेस दिए हैं, वो 8 क्लॉजेस आप पढ़ो ना वन बाय वन, तो आपको समझेगा कि ये स्टैंडर्ड क्या कहता है, ये रेगुलेशन क्या कहता है, ये एमडीआर रूल क्या कहता है। अभी तो एमडीडी टू एमडीआर 2017 रूल रिवाइज हुआ है, वो रूल के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए। बराबर? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो अवेयरनेस ही नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है किसी को भी, ट्रेनिंग रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास। ट्रेनिंग कैलेंडर होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, ट्रेनिंग रिकॉर्ड होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स होना चाहिए। लेवल, अभी 0 लेवल का समझो, एक एम्प्लॉय लिया है, उसको कोई भी नॉलेज नहीं, फ्रेशर है, इंडस्ट्री से आई, सॉरी, यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट आई है, समझो एक हाथ कैंडिडेट जो बीएससी है, एमएससी है, तो वो तो फ्रेशर यानी 0 लेवल होता है ना एक्सपीरियंस। तो 0 से इसको हमने ग्रूम करके, ट्रेनिंग करके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 कैसे लाया, तो वो ट्रेनिंग का रिकॉर्ड चाहिए अपने पास। बराबर ना? अभी फ्रेशर तो डायरेक्ट सुपरवाइजर नहीं बन सकता है, तो उसके लेवल होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, 2, 3, 4। वो 4 लेवल पे कब आता है? जब वो दूसरों को ट्रेन देता है, ट्रेनिंग करता है, वो सुपरवाइज करता है, तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स, स्किल मैट्रिक्स। वो है ही नहीं अपने पास। नींद आ रही है आपको? पानी पीना, ओके। सो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्किल मैट्रिक्स, स्किल कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, ये सब नहीं है आपके पास। एचआर पॉलिसी, एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्सेस, एचआर डिपार्टमेंट है ही नहीं आपके पास। एडमिन, एडमिन और एचआर एक साथ काम कर रहे हैं। तो एचआर का रोल क्या होता है कि वर्क एनवायरनमेंट, जो सबके लिए अच्छी सुविधा, हेल्दी एनवायरनमेंट। अभी कोई नया ज्वाइन हुआ, उसको लैपटॉप या डेस्कटॉप है क्या, उसको बैठने की जगह है क्या, उसका मेडिकल चेकअप होके आया है क्या, उसको ऑन जॉब इंडक्शन ट्रेनिंग दिया है, इंडक्शन के बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग दिया है नहीं दिया है,
ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो किसी का मैंने वो एम्प्लॉय रिकॉर्ड, इंडक्शन रिकॉर्ड, अपॉइंटमेंट लेटर, समझा, उसका प्रमोशन हुआ, समझो कोई 3 साल है 4 साल, उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। हर एम्प्लॉय की एक फाइल बनती है। अभी समझो आपके पास 30 एम्प्लॉय, 30 का फाइल होना चाहिए। तो कब ज्वाइनिंग डेट था, उसका ऑफर लेटर क्या था, कब अपॉइंट किया, उसकी प्रोग्रेस कैसी हुई, समझो वो ऑफिसर लेवल पे लिया, फिर एग्जीक्यूटिव बना, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव, उसका भी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है ना, डेवलपमेंट प्लान होता है। तो वो है ही नहीं। वर्क एनवायरनमेंट, एचआर पॉलिसी, मेडिकल पॉलिसी, पेस्ट कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, आईटी पॉलिसी, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा पॉलिसी, सिक्योरिटी, डेटा भी आपका एक सर्वर पे सिक्योर्ड होना चाहिए। आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो कहीं इधर उधर जानी नहीं चाहिए। आपकी बैचेस बनती है, बैच रिकॉर्ड, क्वांटिटी, आपकी परचेस ऑर्डर, ये सब कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं। वो कैसे हैंडल होता है, वो कैसे सिक्योर्ड करते हैं आप, समझा। ये सब चीजें मैंने नहीं देखी आपके पास। एग्री। ये सब चीजें लानी बहुत जरूरी है। तो ही आपका ये जो व्यवसाय है, आपका जो बिजनेस है, वो देखो 10 गुना बढ़ेगा। मैं लिख के देती हूँ। मैं जहां जहां जाती हूँ उस कंपनी की प्रोग्रेस होती है, क्योंकि उनको अवेयरनेस ही नहीं होता ये सब करना चाहिए। तो हम कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कैसे, जब ये सब करोगे तो अपने आप कॉलर टाइट करके बताओगे मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। अब बताओ आपको क्या चाहिए। ऐसे भी बोलने वाले लोग हैं मार्केट में। मैडम आपको रिस्क असेसमेंट, चलो देखो मैंने प्रोसेस का भी निकाला है, सिस्टम का भी निकाला है, प्रोडक्ट का भी निकाला है, हर चीज का मैंने रिस्क असेस किया है, आइडेंटिफाई किया है, उसको मिटिगेट, उसको कंट्रोल कैसे करना है वो भी मैंने लिखा है प्लान में। हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके लिए टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट चाहिए, उनका एक्सेप्टेंस चाहिए कि यस ये नहीं है, आप हमें सिखाओ, आप हमें रेमेडिएशन प्लान दो तो हम करने की तैयारी है। वो जो बोलते हैं ना, अंदर से आनी चाहिए, हार्ट से आना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए टॉप मैनेजमेंट से, बॉटम तक इन्वॉल्वमेंट चाहिए उस प्रोसेस में। बोलो। तो इन्वॉल्वमेंट बराबर। इनका भी करें। અને તમને સેટિસ્ફાઈડ ના થાય તો યુ હેવ ટુ ટેલ ધેમ કે ભાઈ યુ ડુ લાઈક ધીસ રિઝલ્ટ बराबर। મેક ઇન્વોલ્વમેન્ટ રેક્ટિફાઈ થઈ જાય કારણ કે આપણો એક્ઝામ્પલ કોઈ ડ્રગ ફેલ થઈ ગયો સિરિયસલી લેટ્સ સે 75% the definitely 75 they call and they explain करेक्ट। उसपे but if it is 75 they immediately send the soccer and they come बराबर है। to find out the शो कॉज नोटिस। to avoid that करेक्ट। तो डेली रिकॉर्ड मेंटेन करना, इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट, ये बड़े समझा बड़े वर्ड खाली डिक्शनरी में नहीं होने चाहिए, वो आत्मसात करके उसका क्या बोलते हैं ना, उसका एविडेंस, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस चाहिए। ठीक है। उसके बाद गाउनिंग डिगाउनिंग सिस्टम आपके पास है बनाई हुई, लेकिन वो बराबर फिट नहीं होती है, क्योंकि मैन, मटेरियल, मशीन, मोमेंट, ये सब जो है ना 4M बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आपको मैं रेकमेंड करूंगी कि एक इंजीनियर ऑडिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कहते हो, इसको क्लेम करते हो कि मेरा क्लीन रूम है,
तो क्लीन रूम यानी कौन सा क्लासिफिकेशन है? आपने बोला है क्लास 8 एरिया है, मेरे पास एचवैक सिस्टम है, एसी सिस्टम है, क्लीन रूम है। तो वो क्लीन रूम में माइक्रोबियल कंटामिनेशन होता है, नहीं हुआ होता है, माइक्रोबियल प्लेट काउंट, स्टरिलिटी टेस्टिंग, बायो बर्डन, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम लोग स्टराइल गॉज बनाते हैं, बराबर, स्टराइल ड्रेसिंग। तो वो स्टरिलिटी टेस्टिंग और स्टरिलिटी के जो गाइडेंस है वो सब रिक्वायरमेंट मीट होना बहुत जरूरी है। सो गाउनिंग से लेके एंट्री एग्जिट जो अपने क्या बोलते हैं ना, रॉ मटेरियल एंट्री, पैकेजिंग, फिनिश गुड जो आउट जाता है, डिस्पैच होने तक, इनवर्ड आउटवर्ड होने तक जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो अप टू द मार्क वो अपग्रेड करने की बहुत जरूरत है। आपने ऑलरेडी मुझे लगता है 70-75% अपग्रेड किया है फैसिलिटी को, उसको और थोड़ा अच्छे से कंट्रोल लाओ तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे मैंने देखा ना कि कारपेट निकल रहा है, कहीं से पेंट, कहीं से होल्स है, क्रैक्स है, तो इट इज हाईली क्या बोलते हैं, रिस्की कि वहां आप सिंपल सा देखो ना, एक होल बाहर से आए तो उसमें से चूहा, कॉकरोच कुछ भी घुस जाता है ना अंदर। तो यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया कितना साइज रहता है, कहाँ कहाँ जाके चिपे बैठे होंगे, आप सोचो ना। तो इसलिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, एरिया क्लासिफिकेशन, एंट्री एग्जिट सिस्टम ऑफ मैन, मटेरियल, मशीन, और आपका जो मूवमेंट हो रहा है कि कहाँ से आप जो डायनेमिक पास बॉक्स है कहाँ से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, व्हाट इज द स्टेप्स, तो फ्लो चार्ट, वर्क इंस्ट्रक्शन, ये सब जगह लगना बहुत जरूरी है। एनवायरमेंटल कंट्रोल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड हर जगह होना चाहिए। आपका मैंने देखा है टेम्परेचर मैपिंग कहीं भी नहीं है, ह्यूमिडिटी मैपिंग कहीं भी नहीं है। एसी जहां जहां लगा है उसका टेम्परेचर डिस्प्ले अलग है, और जो डिजिटल थर्मामीटर लगा है वो सब अलग है। तो एनवायरमेंटल में भी आपका ऑडिट फेल हो रहा है क्योंकि ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है जहां हम स्टराइल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसके लिए आपको आईएसओ स्टैंडर्ड, स्टेरिलिटी स्टैंडर्ड, आईसीएच गाइडलाइन, ये सब पढ़ के आपको सिखाना पड़ेगा कि ये क्या होता है। फिर आपके स्टेबिलिटी चेम्बर्स, वो है ही नहीं, कंट्रोल रूम एरिया देखा मैंने जहाँ सैंपल पड़े थे, बराबर है, वो भी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मैच नहीं हो रहे हैं। और आपने स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिया है, लेकिन स्टेबिलिटी रिपोर्ट रियल टाइम स्टडी, एक्सेलरेटेड स्टडी, ये सब होना चाहिए, वो नहीं है। तो अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो आप थर्ड पार्टी से करवाना चाहिए, और जो जो थर्ड पार्टी है वो आउटसोर्स प्रोसेस में उसको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें नहीं है, तो एग्री करते हो, बराबर। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, एनवायरमेंट कंट्रोल, और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इंजीनियरिंग ऑडिट में रिकमेंड करूंगी आपको। मैं अच्छा इंजीनियर दूंगी, वो आके ऑडिट करेगा एक दिन का, और वो उसके पॉइंट बराबर बताएगा आपको किसमें ये एग्जिस्टिंग लेआउट में कैसे चेंजेस करने हैं, एग्जिस्टिंग एचवैक की फैसिलिटी है उसमें थोड़ा बहुत कैसे करना है, जैसे प्रेशर कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, डायनेमिक पास बॉक्स, और आपका दूसरा भी है ना स्टैटिक पास बॉक्स, ये कैसे होने चाहिए। ओके है, तो उसका ऑपरेशन, उसका प्रेशर, वो रिकॉर्डिंग कैसे मेंटेनेंस होना चाहिए, एरिया का क्वालिफिकेशन, वैलिडेशन, इक्विपमेंट जो भी आए हैं उसके क्वालिफिकेशन, वैलिडेशन, डीक्यू, आईक्यू, क्यूपीक्यू बोलते हैं, वो सब डॉक्यूमेंटेशन आपको लगेंगे। अगर आपके है तो वो रिव्यू करवा लो एक बार। समझो मैं सोच रही हूँ कि आपके पुराने डॉक्यूमेंट होने चाहिए, बराबर, तो वो अप टू द मार्क है कि नहीं, उसको अपग्रेड करना चाहिए, तो वो सब इंजीनियर का काम है। तो वो इंजीनियर ऑडिट में रिकमेंड करूंगी उसके लिए। फिर ऑल वॉल्स, फ्लोर, ये जो क्रैक्स वगैरह वो भी वो बताएगा कि कहाँ से क्या लाना चाहिए, क्या करना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं कि आपको हाई फाई ये दीवार तोड़ो दूसरी लगाओ, ऐसा कभी नहीं बताएगा। एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में मिनिमम खर्चे में आप कैसे रिपेयर करके उसको जीएमपी लेवल तक ला सकते हो वैसा बताएगा। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ऑडिट आई विल रिकमेंड ऑल इक्विपमेंट आपके इन प्रोसेस चेक, अप्रूव्ड रिजेक्टेड मटेरियल ऑन होल्ड, लेबल इज वेरी पुअर, लेबलिंग सिस्टम ही नहीं है आपके पास बराबर।
मीन्स अप्रूव्ड लेबल, इन प्रोसेस लेबल, रिजेक्टेड मटेरियल, अंडर मेंटेनेंस कुछ है, क्लीन एरिया है, या फिर ऑन होल्ड मटेरियल है। लेबल ही नहीं है आपके पास। एक ही व्हाइट लेबल सब जगह देखा है मैंने, जो मटेरियल पे लगाया है, जो दिखाया है इन्होंने मुझे। बराबर। तो आइडेंटिफिकेशन कलर से होता है ना। बराबर है। अभी हम कार चलाते हैं, कार का ड्राइवर का यूनिफॉर्म अलग होता है, मालिक का अलग होता है। बराबर है। तो हमेशा रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, फिनिश गुड, जो इन प्रोसेस है वो अप्रूव्ड है, ग्रीन, रेड, येलो, ये सब लेबल होते हैं। वो लेबल लगाओ आप, बहुत अच्छा आइडेंटिफाई होगा, दूर से ही दिखेगा कि ये मटेरियल अप्रूव्ड है, ये इन प्रोसेस है, ये क्वारंटाइन है, ये रिजेक्टेड है। ठीक है। आइटम कोडिंग सिस्टम मैंने नहीं देखी, दैट इज आल्सो हैज टू बी इम्प्रूव्ड। ARN नंबर देते हैं ना, किस पे है, किसी पे नहीं है। तो इसको बोलते हैं लेबल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट कंट्रोल सिस्टम, वो पुअर है, वो आपको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। अपने SOP वगैरह काफी सारे लिखे हैं अच्छे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, तो उसका मतलब ही नहीं कोई। जो लिखा है वो है, हो नहीं दे रहा है। इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। कैलिब्रेशन रिकॉर्ड, सबके सब इक्विपमेंट के कैलिब्रेशन रिकॉर्ड उधर अटैच होने चाहिए। कब कैलिब्रेशन ड्यू है, अभी फॉर एग्जांपल मैंने देखा pH मीटर कैलिब्रेट ही नहीं होता है। दो वेइंग बैलेंस है, लेकिन एक का ही रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। यूज तो दोनों यू हो रहे हैं QC डिपार्टमेंट में। बराबर कि नहीं, है ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हर बैलेंस अलग है ना, उसकी आइडेंटिटी अलग है ना। ये दो आदमी सेम है क्या? दोनों अलग है ना। उसकी आइडेंटिटी अलग है, इसकी आइडेंटिटी अलग है, उसका काम करने का तरीका अलग है, इसका काम करने का तरीका अलग है। बराबर कि नहीं। तो उसका कैलिब्रेशन अलग होगा, इनका भी अलग अलग होगा ना। तो वो नहीं हो रहा है। हर चीज का कैलिब्रेशन होना बहुत जरूरी है। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल आपके कौन सी प्रोसेस है वो आइडेंटिफाई करो। ओके। तो QC रिकॉर्ड्स आर ओके। इन लड़कियों ने रिकॉर्ड्स अच्छे रखे, स्पेसिफिकेशन, COA, टेस्ट प्रोसीजर। उसको खाली सेग्रीगेट कैसे करना है आपको मैंने बताया, ठीक है। स्पेसिफिकेशन, टेस्ट प्रोसीजर, COA वो अलग रखो। वो सब अच्छा किया है। खाली बैच रिकॉर्ड जो थे, वो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। 025 तक बैचेस का ही बैच रिकॉर्ड है BMR, जबकि 037 बैचेस आपके मैन्युफैक्चर होके सोल्ड आउट हुए। कोई बात नहीं, बट यू एक्सेप्ट इट, एग्री और डिसएग्री, है नहीं है वो मैं बताना चाहती हूँ। तो 25 बैच तक आपका रिकॉर्ड है, लेकिन 25 के आगे 37 तक रिकॉर्ड नहीं है, तो वो भी बहुत बड़ा। क्योंकि बैकडेटेड डॉक्यूमेंट नहीं चलता है, बैकडेटेड रिकॉर्ड नहीं चलता है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। और स्पेशली बैच रिकॉर्ड तो ऑनलाइन ही होना चाहिए। जिस दिन बैच बनी उसी दिन का रिकॉर्ड बनना चाहिए, उसी दिन वो क्लोज होना चाहिए। अगर पैक हो गई तो समझो दूसरे दिन पैक हो गई, तो दूसरे दिन का रिकॉर्ड उस पर डेट आती है। तो हर डेट इंपॉर्टेंट है, जैसे कैलिब्रेशन रिकॉर्ड, एनवायरमेंटल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी आप रिकॉर्ड करते हो, सब चेकलिस्ट, सबके लॉग बुक, जो भी आप वाटर रिएजेंट बॉटल उसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हो, उसके रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसका लॉग बुक मेंटेन करना, उसको प्रॉपर लेबलिंग देना, नंबरिंग करना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एग्री करते हो कि नहीं करते? एग्री करते हो ना। तो ये सब चीजें आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, और इसको मेहनत थोड़ी सी है, लेकिन ये लाइफ टाइम आपको फल देगा उसका। समझ रहे हो ना। आपकी अगर तैयारी होगी ना ये सब करने की, उसका फल बहुत अच्छा मीठा मिलने वाला है लॉन्ग टर्म। ठीक है। फिर क्वालिटी प्लान, क्वालिटी प्लान है ही नहीं आपका, कि आपकी कब बैचेस बन रही है, कितने बन रही है, कब रिलीज होने वाली है। क्वालिटी प्लान ही नहीं है। ठीक है। फिर डिस्पैच ऑर्डर के साथ इनवर्ड आउटवर्ड ये सब परचेस में आपका टैली सॉफ्टवेयर है, टैली प्राइम या कुछ भी है, तो उसको भी वैलिडेट करो, और लाइसेंस कॉपी ले लो। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलते हैं। हाँ। तो इन्वेंट्री सब मैच होना चाहिए। समझो आपके पास 100 kg PVP आयोडीन आ गया, समझो एक एग्जांपल देती हूँ। तो कितने बैचेस बन गए, कितना लेफ्ट आउट, स्टॉक मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बैलेंस क्वांटिटी। बराबर। तो ये सब आपको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। मैंने आके वो रिकॉर्ड चेक नहीं किए, फ्रैंकली बताती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि मैं, मेरा डिटेल्ड ऑडिट नहीं था, ये साइट ऑडिट था। ठीक है।
तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए परचेज रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, फिर वैलिडेशन मास्टर प्लान नहीं है, वैलिडेशन सबका होना चाहिए वो नहीं है, बायोबर्डन, क्लीन रूम एरिया, इसका ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इज वेरी पुअर। कुछ भी मैं मांगू तो वो मैच नहीं हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रैक एंड ट्रेस। ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा आपको। तो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इज पुअर, एग्री और डिसएग्री, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कस्टमर प्रॉपर्टी आपके पास कोई आती होगी कि ये सैंपल है, हमें ऐसा बना के दो, वो कैसे आप हैंडल करते हो? कस्टमर प्रॉपर्टी हैंडलिंग सिस्टम नहीं है आपके पास, है? बराबर। लीडरशिप कमिटमेंट, वही मैंने देखना चाहा कि ऑडिट के समय कोई भी आके क्यूरियोसिटी पूछ ही नहीं रहा है कि कैसे लग रहा है मैडम, सिस्टम है ना बराबर, चल रहा है कि नहीं। आप खाने पीने के बारे में पूछा, वो अच्छा है, लेकिन ऑडिटर क्या चाहता है कि इनकी कमिटमेंट हर मीन्स हर चीज के प्रति होनी चाहिए। बराबर है। तो लीडरशिप कमिटमेंट थोड़ी कम लगी मुझे, मैं फ्रैंकली बता रही हूँ, आपको भले बुरा लगे। ठीक है, तो लीडरशिप कमिटमेंट, लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है टू गेट दिस अहेड, क्योंकि ये तो बच्चे हैं ना, बाकी सब तो एम्प्लॉय है, वो बोल नहीं सकते, वो कर नहीं सकते, डिसीजन मेकर तो आप हो, लीडर्स। तो लीडरशिप की कमिटमेंट, लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, लीडरशिप ने रिस्क असेस करनी चाहिए हर एरिया की, और लीडरशिप ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देना चाहिए राइट फ्रॉम एंट्री एग्जिट, वर्क एनवायरमेंट, टू मेंटेन बैलेंस, टीम मैनेजमेंट, सबको खुश करना, मोटिवेट करना, तो टीम बिल्डिंग, कल्चर अच्छा बिल्ड करना है ना, और साइन विदाउट देखे कुछ भी नहीं करना है, डू व्हाट यू से व्हाट यू डू, है ना। ये सब कल्चर बोलते हैं उसको, क्वालिटी कल्चर बिल्ड करना चाहिए। जब क्वालिटी कल्चर अच्छा बिल्ड होगा तो ही वो बोलते हैं ना, पीढ़ी पीढ़ी आपके पुरखों तक हो जाएगा ये, और आपका बिजनेस में एकदम प्रगति होगी, 10 गुना 100 गुना। So with this, I close my all points. I hope it was acceptable to all of you. और कुछ हेल्प रहा मेरे आने का, और जो मैंने बताया वो सही था और आपने एक्सेप्ट किया, सबने एक्सेप्ट किया है। सब में मैं परिवर्तन देखना चाहती हूँ, क्योंकि एक्सेप्टेंस इज मेजर कंसर्न। वहां एक्सेप्ट किया तो आपको बस खुद को मोटिवेट करना है, पैट करना है कि यस आई विल डू, आई विल डू, आई हैव टू डू, एंड आई विल डू, आई विल प्रूव, वो आना चाहिए आपने, तभी वो होने वाला है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कुछ भी अभी आपको कुछ भी पॉइंट्स है तो बताओ, स्टिल आई एम ओपन। Thank you once again to each and everyone for your hospitality, for your time, for everything. Thank you.